students. ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ये हम कर चुके हैं काफी। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, और सेफ्टी रीजंस के साथ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये हम कर चुके हैं, ई कॉमर्स क्या होता है और ई बिजनेस के स्कोप्स क्या होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। कि हम लोगों ने ये चार पढ़े थे कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ई बिजनेस, बी टू सी, इंट्रा बी एंड सी टू सी। तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया है ये सारे पॉइंट्स। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आप देखोगे ये वाला पार्ट, ये भी हम कर चुके हैं। यहां से हमें करना है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो मुझे बता देना जरा एक बार बेटा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। चलिए, तो यहाँ से हमें करना है स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में हमने अभी तक ये पढ़ा कि आज की डेट में बिजनेस जो है बहुत तेजी से इमर्ज कर रही है, और बहुत सारे मोड्स अलग अलग आ गए हैं। बिजनेस करने का तरीका बहुत धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, और आपने मार्केटिंग भी करी होगी और आज भी जाओगे दीपावली में सामान खरीदने के लिए, तो आपने देखा होगा पहले के जमाने में और अब में बहुत चेंज आ गया। अभी आप देखो 10 साल के अंदर अंदर ही आपने खुद नोटिस करोगे कि आप भी जब छोटे थे 6 7 में, और अब कितना चेंजेस आ गया है सामान मिलने में। ठीक है, अब अलग अलग तरह से ट्रांजेक्शन होने लगे हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आजकल ज्यादा लोग डिपेंडेंसी हो गई है। क्या होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मींस रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, placing an order and receiving delivery and making payment through medium of internet. So nowadays what we are doing is we are getting a lot of information through mobile phones or through internet रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स। हमें प्रोडक्ट्स के बारे में कई बार तो हम लोग फोन पे भी जाके वेबसाइट्स हैं उन पे सर्च करते हैं, तो सामान का पता चलता है अच्छा ये भी सामान अवेलेबल है, हम उसके थ्रू सामान को मंगा सकते हैं, या हम फिजिकली भी जा सकते हैं दुकान पे। तो ये सारे तरीके अभी भी चलते हैं। और इंटरनेट के थ्रू, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वो है जब हम इंटरनेट के थ्रू सामान को खरीदें। ठीक है, जहाँ पे हम घर बैठे बैठे सामान को ऑर्डर करें, या तो फोन के थ्रू या मतलब कंप्यूटर के थ्रू, और फिर वो सामान हमें कोई डिलीवरी बॉय या कोई भी पर्सन आके हमें वो दे जाए। अब आप ये देखो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रोसीजर क्या है। देखिए, आप सब मैक्सिमम बच्चे अपनी क्लास में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हो, तो इसीलिए आपको ज्यादा सिंपल लगेगा एकदम। कि इसका सबसे पहले आप देखो, रजिस्ट्रेशन आपने कराया है। सभी बच्चे जितने अमेजोन चलाते हैं सबने रजिस्ट्रेशन कराया होगा। कोई ऐसा बच्चा है जो बिना रजिस्ट्रेशन के सामान मंगा लेता है? अपनी क्लास में कोई है तो बताओ, और प्रोसीजर बताओ कैसे किया आपने। जब आप कोई भी सामान को ऑनलाइन मंगाते हो, तो सबसे पहले आपको, जब आप अमेजोन खोलोगे या फ्लिपकार्ट खोलोगे, तो सबसे पहले आपको एक पोर्टल आता है रजिस्ट्रेशन कराने का। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा ऑनलाइन वेंडर, विद द ऑनलाइन वेंडर, और बाय फिलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, देखिए इस तरह का आता है, मैं दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पे ये आएगा, जैसे मान लो ये मैंने ये देखो खोला हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इन, व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस। तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको अपना ईमेल डालना है, सपोज करो मुझे डालना है, तो मैं लिखूंगा www.rajnarayan7@gmail.com। तो ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। अब आपसे पूछेगा डू यू हैव एन अमेजन.com पासवर्ड? क्या आपके पास अमेजन.com पासवर्ड है? तो अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से होगा, तो आप ये लिखोगे यस आई हैव अ पासवर्ड, और आप फिर अपना पासवर्ड डाल दोगे। और अगर आप पहली बार कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास पासवर्ड नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करोगे कि नो आई डू नॉट हैव अ, आई एम अ न्यू कस्टमर। तो फिर आपको नए पेज पे ले जाएगा और आपकी सारी डिटेल्स लेगा कि आपका एड्रेस क्या है, नाम क्या है। ठीक है, और लोकेशन पूछेगा, फोन नंबर पूछेगा, सारी डिटेल वो मांगेगा, आपको भरना पड़ेगा। एंड इफ यू आर हैविंग योर पासवर्ड, यू आर ऑलरेडी अ कस्टमर, then it will ask you to give your password, and somehow if you have forgotten your password, तो आपको ये नीचे ऑप्शन देख रहे हो ना, फॉरगॉट योर पासवर्ड, तो आप उसको क्लिक करोगे, तो आपको एक सिक्योर सर्वर पे वो लेके जाएगा पेज।
अब सिक्योर सर्वर क्या है आप कहेंगे, कौन बताएगा सिक्योर सर्वर क्या होता है बेटा? क्या सर? सिक्योर सर्वर क्या होता है, ये देखो ना, साइन इन यूजिंग योर सिक्योर सर्वर। देखिए मैं बताता हूँ, आप देखो जब भी आप मतलब कोई साइट वेबसाइट जब बनती है, तो अब क्योंकि आप लिख रहे हो कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, यहाँ पे आपने लिख दिया आई फॉरगॉट माय पासवर्ड, तो ऐसे में ना आपको एक ऐसे पेज पे ले जाएगा जिसमें हैकर उसमें बीच में ना आए, क्योंकि अगर वहां हैकर आ गए तो आपके पासवर्ड उनको भी पता चल सकता है, क्योंकि आप नया पासवर्ड बनाओगे, तो ऐसे में सामने वाला दूसरा वाला आपकी इंफॉर्मेशन को ले सकता है और आपको गलत यूज कर सकता है उसका, इसीलिए ये लोग सिक्योर एक पेज होता है। ये जैसे ही आप लिखोगे ना आई फॉरगॉट माय पासवर्ड, तो आपको सीधा एक सिक्योर पेज पे ले जाता है। और वहां पे अब पहली बात तो ये है कि आपको जो आप कर रहे हो ना, आपको सीधा उसी रूट पे लेके जाएगा, और बीच में कोई भी पार्टी उसमें बीच पे नहीं आ सकती, पहली बात उसको मिसयूज नहीं कर सकते, कहने का मतलब इसको बहुत सिक्योर बनाया गया है। एक समय पे एक ही आदमी उसमें डील करेगा। तो मान लो एक बार को हैकर भी है या कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन करने वाला आपके पास लिंक भेजा हुआ है और किसी भी तरह से आपको हैक किया हुआ है आपके कंप्यूटर को, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो वाला पेज उसके लिए फिर चलेगा ही नहीं, मतलब वो उसको रन ही नहीं कर पाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपसे ले ही नहीं पाएगा। तो इसको बोलते हैं सिक्योर पेज होता है। ये बहुत मतलब हर एक वेबसाइट जो बड़ी बड़ी है वो सबने अच्छे से बनाया होता है इसको, क्योंकि इसमें जरा सी भी गलती हो गई ना, तो कंपनी बंद होने की नौबत आ सकती है। तो इसीलिए ये बहुत सिक्योर होता है। तो आपको उस पेज पे ले जाएगा और आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, और आपके पास एक जो है ओटीपी भेजेगा, और उस ओटीपी को डाल के आप पासवर्ड में चेंजेस ला सकते हो और आप पहले से ऑपरेट कर सकते हो। तो ये तरीके होते हैं बेटा रजिस्ट्रेशन करने के। अब आप कहेंगे कि सर रजिस्ट्रेशन करा क्यों रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं? कोई मुझे बच्चा बताएगा कि रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा क्या होता होगा? आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई इस तरह के साइट्स ओपन करते हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे कोई भी हो, जहां से आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो, तो पहले रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं क्लास? सर उन्हें हमारी मतलब इंफॉर्मेशन कोई भी चाहिए होगी। नहीं, उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपकी, यही मतलब कोई बात। भी हमारा नाम डाल के कर सकता है ना, शॉपिंग वगैरह। अच्छा, मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ ना, तो रजिस्ट्रेशन वो लोग इसलिए कराते हैं ना कि कोई आपकी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल ना कर ले। बेसिकली होता है क्या है बेटा, देखो हैकर कभी भी किसी की फाइल को तभी हैक करते हैं जब उनको, देखो हैकर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी को तंग करना या मिस फ्रॉड करना। अब मान लो आप पहली बार जब रजिस्ट्रेशन कराओगे फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद ही तो हैकर आपको हैक करेगा ना, पहले एकदम पहले दिन तो करके क्या करेगा, उसका आपका अकाउंट ही नहीं था, तो हैक क्या करेगा वो? तो जब पहली बार आप जाते हो और रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो कुछ डिटेल्स आपकी मांग लेता है, जैसे मान लो आपकी ईमेल आईडी मांग लिया। अब आपकी जो ईमेल आईडी है पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक आईडी होगी और किसी की नहीं होगी। तो एक चीज तो ये हो गया कि उसको एक पाथ मिल गया, एक रास्ता मिल गया कि भाई ये आदमी यही है, और उसका एड्रेस मिल जाता है, हाँ इस एड्रेस पे ही हमने कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना है। तो अगर मान लो हैकर ने हैक भी कर लिया, तो आपकी ईमेल आईडी पे वो इंफॉर्मेशन जाती रहेगी। तो आपको एक तरह से वो भी सेफ है और आप भी सेफ हो। दूसरी बात, आपसे वो टेलीफोन नंबर मांगेगा, तो आप टेलीफोन नंबर जो दोगे ये भी एक यूनिक होता है, पूरे वर्ल्ड में आपका नंबर आप ही के पास होगा। तो जब भी आप कोई चेंजेस करोगे, मान लो एड्रेस चेंज करना है या सामान की डिमांड मंगानी है, तो आपके पास वो या तो फोन नंबर पे जाएगा या आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा। तो ऐसे में हैकर अगर मान लो कोई फ्रॉड करना भी चाहे, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि वेबसाइट क्या करती है, एक लिंक भेजती है आपके ईमेल पे कि आपने चेंज किया है, और कंफर्म वेरिफिकेशन करवाती है कि क्या आप ही हो। तो जैसे ही वेरीफाई कराएगी, तो आपके फोन नंबर पे या तो वो ओटीपी भेजेगी या आपको लिंक भेजेगी आपके ईमेल आईडी पे। तो ऐसे में हैकर भी यूजलेस हो जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहोगे तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराने से फायदा ये होता है कि एक तरह से आपको कंपनी सिक्योर करना चाहती है कि बीच में कोई ट्रांजैक्शन ना कर ले। तो इसको और सिक्योर बनाने के लिए किया गया है। तो बेसिकली मैं आपको यही बोलूंगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय इसीलिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और एक बार आप जब रजिस्टर्ड हो जाते हो, तो आप कभी भी देखना, आप जब ऑन करोगे अमेजोन, तो आपको सीधा उसी पेज पे ले जाएगा जो आपका रजिस्टर्ड पेज होता है। आपका फोन नंबर लिखा रहेगा, आपने जो एड्रेस डाला था वो एड्रेस रहेगा। तो जब भी आप कोई सामान मंगाओगे,
तो आप ही के एड्रेस पे आएगा। आपने देखा होगा अगर वो मांगता है कि आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो, तो आप एड्रेस अगर चेंज करना चाहोगे तो आप ही कर पाओगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। अगर मान लो हैकर ने आपका अकाउंट हैक भी कर लिया और अगर वो एड्रेस चेंज करना चाहेगा तो वो वेरीफाई करेंगे, लिंक मांगेंगे, तो लिंक आप ही के पास आएगा, तो आप उसको यस ही नहीं करोगे, आप समझ जाओगे भाई मेरा अकाउंट तो कोई मिसयूज करने वाला है, आप तुरंत सतर्क हो जाओगे। तो ये इसका फायदा है। और मान लो आपने ऑनलाइन पेमेंट कर भी दिया, मान लो हैकर ने आपके साइट को हैक भी कर लिया और आपकी ईमेल आईडी का सब कुछ करके मतलब किसी भी तरह से और मिसयूज कर रहा है, तो ऐसे में आप ही के घर सामान पहुंचेगा। तो इसका एक फायदा। और दूसरी बात ये है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये एक फायदा है, आपको बेनिफिट है। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहला काम, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का प्रोसीजर क्या है, तो बेटा सबसे पहले आप लिखना कि सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले किसी भी पर्सन को ही हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ with the online vendor by fulfilling registration form. So what he will have to do is he will have to fulfill a registration form, and registration form कैसा होता है, I have already shown, ये चेंज होता रहता है, ये कंपनी अपने हिसाब से करती है। बेसिकली आपको ज्यादातर केसेस में इसी तरह का मिलेगा जो मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपने नहीं कराया है तो जब भी आप ऑनलाइन करोगे, आपने फर्स्ट टाइम किया होगा तो जरूर आपसे रजिस्ट्रेशन कराया होगा। दूसरा आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। हियर वी कैन ऐड द आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट। अब क्या होता है बेटा, आप जब रजिस्टर्ड हो तो अब तो मान के मैं चल रहा हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन करा ही रखा होगा अगर आपके फोन पे है तो अमेजोन। तो ऐसे में क्या है, आप सीधा जब ओपन करते हो तो आप देखते हो हर तरह की वैरायटी ऑफ गुड्स दिखाता है। वो जो भी आपको सामान पसंद आता है आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हो। क्या करते हो, आपके पास ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। शॉपिंग कार्ट इज ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव पिक्ड अप व्हाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर। तो आप क्या करते हो, सामान पसंद कर लेते हो, और कोई भी सामान पसंद करते हो तो उसमें ऑप्शन आता है ऐड टू कार्ट। देखा होगा आपने ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट में क्या होता है, आप उसको जैसे ही ऐड टू कार्ट करोगे तो वो जाके आपके एक अलग से साइड में कॉर्नर में देखा होगा 1 2 3 4 लिखा हुआ आता है, वो आपके कार्ट में जाके ऐड हो जाएगा। यानी ये सामान आप खरीदना है आपको। अब आप कभी भी उसको खरीदने के लिए उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप ऐड टू कार्ट कर दोगे ना तो आपके जाके वो स्टोर में इकट्ठा होता रहेगा, और कभी भी आप देख सकते हो कि मेरे को ये सामान खरीदना है। तो एक तरह से ये लिस्ट की तरह काम करता है कि भाई, और आपको याद भी दिलाता है आपको ये सामान खरीदना था, और आराम से आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। जब जब आप उसको कार्ट में डाल तो आप प्रोडक्ट खरीदना है उसके स्पेसिफिकेशन देख लो, तसल्ली कर लो कि भाई सस्ता है कि नहीं, कंपेयर कर लो कि और जगह कंपनियां कितने में बेच रही हैं। जब आपको एकदम तसल्ली हो जाए तो आप उसको ऐड टू कार्ट कर सकते हो। तो this is the second procedure. First of all, what you will have to do, you will have to register yourself. And after getting yourself registered, if you are a new customer, you will have to register yourself. And if you are a customer who have already registered, then directly you can place an order. You can directly go to the website and you can place an order. Now you either you can purchase directly or you can add it to a cart. तो basically ज्यादातर लोग कार्ट में ऐड कर लेते हैं इसको। सामान खरीदने से पहले कार्ट में करना चाहिए, ज्यादा बेटर माना जाता है। जब कार्ट में ऐड कर लोगे तो आपको पेमेंट मैकेनिज्म पे लेके जाता है। जब आपको फिर वो पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट के लिए पूछता है कि आपको पेमेंट कैसे करना है। तो अब पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन हैं। आप देखोगे पेमेंट फॉर द परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग मे बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज। कई तरीके से किया जा सकता है। क्या क्या तरीके हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए तरीका जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ वेज। यहाँ पे एक बार ये ओपन कर लेते हैं। हाँ, नंबर ऑफ वेज है। ये तो आप जानते ही हो कि जब आपके घर सामान पहुंच जाता है तब आप पैसा देते हो। तो ये कई लोग इसको यूज करते हैं, जो लोग डरते हैं कि भाई ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो पैसे इधर उधर उड़ जाएंगे। तो डिपेंड करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो कस्टमर, जो दुकान वाला है, जो ऑनलाइन बिजनेस है, जब आपके घर पे सामान पहुंचा देता है तब आप पैसा देते हो, ठीक है। तो आप ये डोर फैसिलिटी, डोर घर आने के बाद आप कैश दे सकते हो। दूसरा है चेक फैसिलिटी। चेक फैसिलिटी भी होती है, आपको कुछ नहीं करना है। उसमें ऑप्शन देखा होगा आपने, जब भी आप ऑनलाइन खरीदते हो चेक फैसिलिटी वाला ऑप्शन भी होता है। तो चेक फैसिलिटी भी आप दे सकते हो। कोई अपनी क्लास में कोई बच्चा है जिसने बेटा चेक के थ्रू पेमेंट किया हो ऑनलाइन बिजनेस में, तो मैं हम उससे समझेंगे कि कैसे कैसे हुआ था। सर चेक के थ्रू नहीं, बैंक के थ्रू किया है।
नहीं, बैंक के थ्रू तो बेटा सबने किया है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने चेक के थ्रू किया हो? इस बार अगर आप कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो चेक के थ्रू भी मंगा सकते हो। ये भी बहुत सेफ माना जाता है बेटा। अब मुझे कोई बताएगा कैसे किया है, अगर किसी ने किया है तो? देखो, रियल में करना और बुक से पढ़ने में फर्क है। रियल में करोगे तो अच्छी नॉलेज मिलेगी, तो मैं तो ये कहूंगा इस बार चेक के थ्रू करके देखो। ठीक है क्लास? हाँ सर। मैं समझा देता हूँ इसमें होता है क्या है। देखो जनरली क्या है, देखो हर कंपनी का खैर अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जब आप चेक के थ्रू करोगे ना, तो ये एक अच्छा, बहुत सेफ माना जाता है मेरे हिसाब से। बहुत सेफ है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो चेक, पहली बात तो चेक जो है अपने आप में जो है एक प्रूफ हो जाता है कि आपने पेमेंट किया है। दूसरी बात ये है, जब आप चेक ऑप्शन चूज करोगे तो कंपनी की तरफ से एक मतलब पर्टिकुलर टाइम होता है उनकी तरफ से ना, एक उन्होंने चुना हुआ होता है लोगों को। तो कंपनी की तरफ से एक आदमी आएगा और आपसे वो पैसा लेके चला जाएगा, यानी कि चेक लेके जाएगा। चेक में आपको कंपनी के नाम से चेक काटना होता है। वो लोग बता देंगे कि पेमेंट टू, जैसे आप अमेजोन को पे करते हो तो अमेजोन कंपनी को ही तो पे करते हो। तो इसी तरह से जब आप चेक पे करोगे तो कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। तो और बैक साइड में आपको फिर वही अपना टेलीफोन नंबर, जैसे हम नॉर्मली हम चेक देते हैं तो यही तो करते हैं। तो आप पेमेंट कर सकते हो। तो वो लोग आपको उसमें, जब आप चेक ऑप्शन चुनोगे तो उसमें आ जाता है कि पेमेंट किसके नाम पे करना है। तो आप उसके नाम पे पेमेंट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, उनका एक इंडिविजुअल आता है और आपको ना सामान देने से पहले, जैसे मान लो आज आपने ऑर्डर किया, तो शाम तक या कल अगले दिन तक, वो डिपेंड करता है आपने किस तरह का फैसिलिटी ले रखी है। अगर आप प्राइम मेंबर हो तो ये फैसिलिटी और जल्दी मिलेगी। मान लो आपने ऑर्डर किया, अभी 2-3 घंटे के अंदर ही एक आ जाएगा आदमी कंपनी की तरफ से और बोलेगा कि सर आपने ये वाला सामान ऑर्डर किया, आप चेक दे दीजिए। तो आप क्या करोगे, उसके नाम, कंपनी के नाम से, उसके नाम से नहीं, कंपनी के नाम से आप चेक काट के दोगे। ठीक है। और फिर क्या होगा, वो आदमी लेके जाएगा, आसपास के जितने भी चेक होते हैं सब वो कलेक्ट करके ले जाता है और ले जाके बैंक में उसको कैश करवा लेता है, और आपका सामान आपके घर पे आ जाता है। तो बस ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी देते हो, वैसे ही चेक देना होगा आपको, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग खुद अपना डील करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। बस फायदा ये है इसमें कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में चेक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा। कल को अगर मान लो कोई सामान वो कहता है कि आपने पैसा नहीं दिया, तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि ये वाला चेक नंबर देखो, इन कैश कराया है। आपका बैंक मदद करेगा कि हाँ ना, सही बात है, अमेजोन को इसने पैसा दिया है, इतना पैसा इसमें कटा है, हमने दिया है इसको पेमेंट, इसमें ये वाला चेक नंबर सो एंड सो इसने पे किया था। तो इसका सबसे बड़ा अच्छा प्रूफ होता है। तो इसीलिए ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है। फिर आता है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। आई होप आपने सबने, मैक्सिमम बच्चों ने यूज कर चुके होंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ऑप्शन उसमें आता है बेटा, क्रेडिट कार्ड यूज करना है कि डेबिट कार्ड। अगर आप मान लो डेबिट कार्ड ऑप्शन चूज करते हो, तो उसमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, जो कार्ड के जो फ्रंट पे जो नंबर्स लिखे रहते हैं वो मांगेगा, और सिक्योर पेज पे ले जाएगा और आपसे पेमेंट करवा देगा। आपके पास ओटीपी आएगी, वो ओटीपी भर देना है और पेमेंट हो जाएगा। तो ये एक डिजिटल कैश है, जैसे कि पेटीएम हो गया, जियो मनी हो गई, ई वैलेट्स हो गए। ये सारी फैसिलिटी आज की डेट में अवेलेबल है। यूपीआई के थ्रू आप पे कर सकते हो। तो ये सारे जो है सिक्योर माने जाते हैं। इसमें आपको बस थोड़ा सा प्रिकॉशन ये लेना है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई, आप देखो सेफ्टी आपके हाथ में है। हैकर्स तो हैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अगर तरीके से यूज करोगे, किसी को पासवर्ड नहीं शेयर करोगे, किसी को नहीं बताओगे, और बार बार आप पासवर्ड चेंज करते रहोगे, गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, तो आपका पैसा हैक नहीं हो सकता, चोरी नहीं हो सकता। हमेशा जब भी चोरी होगी आप ही की गलती से होगी। तो आप वो गलती करो ही मत। वैसे तो देखो, कैश लेके जब हम जाते हैं मार्केट में तो वहां पे भी तो खतरा रहता है। अभी देखो दीपावली में बाहर आई हुई है चोरों की। ठीक है, वो हर जगह घूम रहे हैं। आप 10 जने घूमते हुए देखोगे नजफगढ़ में, तो उसमें एक चोर भी होता है साथ में, इंतजार कर रहा होता है कि कब आप गलती करो और जेब साफ करे आपकी। तो ये तो हर जगह रिस्क है। तो ऐसे ही रिस्क इसमें भी है, इसमें भी सजग रहो। क्या दिक्कत है? तो ये तो हो गया हमारा तीसरा प्रोसीजर। कौन कौन से प्रोसीजर पढ़ लिए, कौन बताएगा? एक बच्चा बताए सेवन। मुझे। चलो नाम बताओ बेटा। तमन्ना। ये खाली तमन्ना ही बताएगी, और भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? लग रहा है बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, कई बच्चों ने, देख रहा हूँ। तमन्ना के अलावा और कौन बताएगा बेटा पहले? दूसरों को मौका दे रहे हैं। तमन्ना, 1 मिनट रुको जरा, देखें और कौन ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ बेटा, 3 ट्रांजैक्शन के बारे में हमने बात करी। प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन।
कौन बताएगा? तीनों 1 by 1। क्लास, वेट कर रहा हूँ बेटा। कोई भी नहीं है। चलिए तमन्ना आप बताइए, क्लास में गूंगे हो गए। पहले से रजिस्ट्रेशन है, अब कोई ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी होगी ना, हम्म, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मैं अपना ईमेल आईडी वगैरह हाँ लिखना पड़ता है, पासवर्ड ठीक। सेट करना होता है, ठीक है। और ठीक है। दूसरा है प्लेसिंग एन अच्छा ऑर्डर। एक बात बताओ तमन्ना, ये जब पासवर्ड हम सेट करते हैं तो पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए? मतलब अगर आपको अच्छा पासवर्ड बनाना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपने सुना होगा कई बार स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जब आप लोग बना रहे थे पासवर्ड, तो मैंने हर बच्चे को बोला मैं था बेटा बताऊं सर? पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाओ। हाँ बताओ बेटा, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है? अपना पासवर्ड मत बता देना बनाने के नहीं चक्कर सर, में। हाँ बोलो। 3 लेटर सबसे ऊपर वाली लाइन से ले लो, और 3 लेटर मिडल वाली लाइन से, और 3 लेटर सबसे नीचे वाली लाइन से, और अच्छा। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, और एट द अच्छा। रेट हैशटैग, इन सब का यूज कर लो। अच्छा आप ये कह रहे हो कि सर ना बार बार चेंज करते रहो, जैसे एक कैपिटल लेटर भी कुछ डाल दो, कुछ हाँ सर, नंबर्स वो भी तो हर डाल बार दो। फॉरवर्ड पासवर्ड ही डालते हैं, भूल ही जाते हैं तो। हाँ क्यों? तो अगर ऐसा आप करते हो ना तो इसमें क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे मान लो आपने एक दो सिंबल डाल दिए बीच में, एक दो कैपिटल लेटर डाल दिए, एक दो स्मॉल लेटर डाल दिए, तो इससे जो प्रोबेबिलिटी है तुक्का लगने की, मान लो हैकर बैठा हुआ है और आपका पासवर्ड गेस कर रहा है, अंदाजा लगा रहा है ये होगा, तो उसके लिए एकदम भयंकर हो जाए, डाल ही ना पाए। आप खुद ही सोचो ना, मान लो मैंने मन में कोई सिंपल पासवर्ड सोच लिया, तो जनरली लोग क्या करते हैं, पासवर्ड क्या करेंगे, अपने भाई बहन के नाम से बना देंगे, अपने नाम को रख लेंगे सर, पासवर्ड में, या कुछ इस तरह का बना देंगे, कॉमन सा डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, नंबर। तो ऐसे वाले ही तो पासवर्ड पकड़े जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, हैकर्स क्या करते हैं, आपके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, बेटे का नाम, सन का, ऐसे कुछ करके वो तुक्का लगा के देखते हैं, कई बार फिट हो जाता है। फिट हो गया तो गए काम से, आप सब इंफॉर्मेशन वो निकाल लेते हैं। सर तो हाँ, इस बंदे ने नासा को जब हैक कर लिया, तो मतलब ये तो छोटे मोटे अकाउंट है, तो हैक करने वाले तो इनको भी हैक कर लेंगे ना। बिल्कुल कर लेंगे बेटा, लेकिन हैक करना इतना आसान होता नहीं है। नासा को हैक कर लिया था, लेकिन आपको पता होगा थोड़ी देर के लिए ही नासा को पता चल गया था। ठीक है। यस। तो आप उसको और सिक्योर कर सकते हो ना, उसके बाद नासा ने अपनी गलती मान ली, बाद में आप देखो उसने एकदम सिक्योर कर लिया, अब हैक करके दिखा सकते हैं? अब नहीं हो सकता। अब देखो हैकर्स तो दिन रात बैठे रहते हैं, चाइना में तो ऐसे हैकर है बेटा, बिना शर्ट पहने बैठे रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। मैं उनकी वीडियो देखी थी, मैंने हैरान रह गया था। उनको चौबीसों घंटे सिर्फ इनको हैक करने के लिए लगा रखा है चाइना ने। बेटा यही काम करो, खाना पीना तभी मिलेगा जब हैक करके दोगे हमें कम से कम 100 अकाउंट। सबको टारगेट दे देते हैं, वो दिन रात बैठ के यही काम करते हैं, उसके बाद भी नहीं कर पाते, कई कई साल लग जाते हैं। तो आप पासवर्ड थोड़ा सा चेंज करते रहो और अभी मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा कि कैसे वो लोग आप और सिक्योर कर सकते हो। ठीक है। अब आप ये देखो ना, इंडिया का जो है, इंडिया वाला भी वो लोग हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक हैक नहीं कर पाए हैं, जो हम लोग भेजते हैं ऊपर सैटेलाइट्स, इनको हैक करने की कोशिश जारी है चाइना वालों की। लेकिन इंडिया वाले भी उस्ताद हैं, उन्होंने ऐसा बना रखा है कि कर लो भाई, हैक होगा ही नहीं। ठीक है। तो अभी तमन्ना मुझे बता रही थी कि सबसे पहला प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन। ठीक है तमन्ना, रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन कराते समय आपने बोला सर ईमेल आईडी मांगता है, पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोलता है, तो हमने डिस्कस कर लिया, पासवर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। दूसरा, प्लेसिंग एन ऑर्डर, प्लेसिंग अगर एन कुछ ऑर्डर में ऑर्डर कर हाँ बताओ बताओ। कुछ ऑर्डर करना हो तो उससे कर सकते हैं, और अगर वैसे करना हो तो कार्ट में भी कर सकते हैं, सारे एक ठीक। साथ। ठीक है, तो आप मतलब सारा सामान आप जो भी खरीदना है आपने ढूंढ लिया, उसको कार्ट में ऐड कर लिया, दूसरा स्टेप हो गया। इसके बाद अगला? पेमेंट मैकेनिज्म ठीक है, कई पेमेंट सारे आते हैं। क्या क्या आते हैं बताइए। एक तो है कैश ऑन डिलीवरी, अगर डिलीवरी के बाद डिलीवरी आते हैं तब कैश दे सकते हैं। ऐसे ही चेक है, कैश की जगह चेक पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक है क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से करते हैं।
और एक और था बताइए। डिजिटल कैश, जिसे पेटीएम, हाँ और भी एक और था। ठीक, ठीक है, यूपीआई एड्रेस से दे सकते हैं, ई वैलेट्स होते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने आजकल ई वैलेट्स हो गए हैं। आप आपके पास मान लो आपने जैसे जियो का ई वैलेट है, एयरटेल का है। ठीक है, तो आप ये अपने ई वैलेट में पैसे रख लो और वहीं से पैसे पेमेंट कर दो। ये और सेफ माना जाता है, इसको हैकर भी नहीं चुरा सकते, क्योंकि ये एक तरह से बटुआ है आपका। ठीक है, जो कि डिजिटल फॉर्म में है। आप कहीं मार्केट में जा रही हो तो डिजिटल फॉर्म वाला बटुआ जो है आपके डिजिटली है, आपकी जेब में नहीं है। तो चोर वोर से खतरा कम है, लेकिन इसके चोर हैकर होते हैं। तो अगर आप ध्यान नहीं दोगी तो हैकर वाले जो है, अगर उनको पता चल गया किसी भी तरह से, आपका एड्रेस वेड्रेस या जो पासवर्ड है ये पता चल जाएगा, तो आपका बटुआ खाली कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो जीमेल आपने बना रखा है। अब कई बच्चों को क्या आदत होती है, जीमेल जीमेल में ही वो मांगता है ना, जब भी आप कोई नई चीज बनाओगे, नई साइट खोलते हो, तो वो बोलता है रिमेम्बर करना है पासवर्ड, तो आप लिख देते हो हाँ रिमेम्बर कर लो, ओके। तो वो क्या करता है, जीमेल आपका पासवर्ड रिमेम्बर कर लेता है। मान लो किसी ने आपका जीमेल हैक कर लिया, तो जैसे ही वो जीमेल हैक करेगा, तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपने कौन कौन से पासवर्ड सेव करे हुए हैं। तो जब आपको वो वाला वो जल्दी जल्दी खोल के देख लेगा, और आपकी सारी साइट नोट करके और उसके पासवर्ड नोट करके रख लेगा, और आपकी जगह वो इस्तेमाल करेगा खूब फर्स्ट क्लास। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब उसने क्या किया, आपके खाली जीमेल का पासवर्ड पता कर लिया और आपके सारे जितने भी अकाउंट हैं सबको हैक कर लेगा वो। तो ऐसे में आप देखो, जीमेल को एक्स्ट्रा सिक्योर कर लो। आपने जीमेल जो अकाउंट ओपन किया हुआ है उसमें आपने देखा होगा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए होता है ऑप्शन, और हर बच्चे को करके रखना चाहिए। तो उसमें जब आप जाओगे तो वो वाला पेज देखना, खोलना आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वाला। तो जो है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मांगता है, तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी में जब आप जाओगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि जब भी आप कोई भी अकाउंट आप जिस कंप्यूटर पे या जिस फोन पे चला रहे हो उसी पे खुलेगा, दूसरे पे नहीं खुलेगा। मतलब उसको सिक्योर कर लो। उसमें क्या होता है बेटा, कि जब आप दूसरे के फोन में या कोई दूसरा आदमी आपका पासवर्ड किसी दूसरे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या फोन पे जब डालेगा ना आपका मोबाइल, ये जो है ईमेल आईडी, और ओपन करेगा, तो अगर पासवर्ड सही भी डालेगा ना, तो वो ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक मैसेज आएगा। ठीक है, आपके फोन पे एक मैसेज आएगा कि क्या आप ही इस अकाउंट को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी इस जगह पे आपका अकाउंट खोल रहा है, क्या आप ही हो? तो अगर आप लिख दोगे नो, तो फिर वो उसका भले ही आपको आपका पासवर्ड उसको पता होगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो जब जब कोई भी दूसरे फोन से या दूसरे कंप्यूटर से ओपन करेगा आपकी जीमेल, तो आपके पास मैसेज आएगा, और जब तक आप यस नहीं करोगे तब तक वहां पे वो खुल ही नहीं पाएगा, भले पासवर्ड सही हो। तो इस तरह से आपको सिक्योर करके रखना चाहिए, हर बच्चे को रखना चाहिए। क्योंकि आजकल ऐसी कॉमन चीजों से चोरी होती है। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो आपने सारे पॉइंट बता दिए तीनों, इस तरह से हम कर सकते हैं। तमन्ना और कुछ बताना है इसमें? नो सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। और ऑर्डर सिक्योरिटी। कैंसिल भी तो करते। क्या बोल रहे हो? सर कैंसिलिंग एन ऑर्डर। हाँ, कैंसिलिंग एन ऑर्डर। ठीक है, वो तो स्टेप पे बेटा। अब आप अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सामान खरीद रहे हो, खरीदना है बस, तो हो गया पेमेंट। अब बाद में आपको पसंद ना है तो ऑर्डर कैंसिल कर लेना, कौन मना करे। ठीक है, बस ये तीन प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन। देखिए, आप कैसे सिक्योरिटी कर सकते हो अपने ई ट्रांजेक्शन को, जो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इसको कैसे सेव करोगे? ये एग्जाम में मैं जरूर पूछूंगा, कहीं ना कहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सिक्योरिटी या सेफ्टी इसके कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रिस्क है। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप देखो, सबसे पहला आता है ट्रांजैक्शन रिस्क। आप देखना हमेशा, जो आप ई ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो इसके अंदर एक होता है ट्रांजैक्शन होने में रिस्क। इन ई बिजनेस रिस्क में अराइज फॉर द सेलर और द बायर ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट और ऑर्डर टेकिंग, गिविंग, डिलीवरी एज वेल एज पेमेंट। होता है क्या है स्टूडेंट्स, की ट्रांजैक्शन करते समय एक रिस्क आ जाता है। क्या रिस्क आता है? जैसे मान लो आपने ऑर्डर लिया, तो आपकी आपके अकाउंट में दिखाएगा कि ऑर्डर हो गया है, सामान आपके घर में 3 दिन के बाद पहुंच जाएगा, और कंपनी की साइट पे ये चीज दिखाएगा ही नहीं। तो उनकी तरफ से ऑर्डर गया ही नहीं, और आपकी तरफ से ऑर्डर चला गया, आपने पेमेंट भी कर दिया, ये हैरानी की बात, और उनके पास वो गया ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, 3 दिन आप देखोगे भाई आपका कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, पैसे भी कट गए।
और सामान भी नहीं पहुंच रहा है घर, तो फिर आप उससे बात करते हो, वो बोलते हैं हमारे पास तो कोई ऑर्डर ही नहीं आया, आपने किसको ऑर्डर कर दिया। तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन में रिस्क। ये दोनों तरफ से हो सकता है सेलर की तरफ से हो जाए जो बेच रहा है, जिसकी साइट है, या हो सकता है कि बायर की तरफ से कोई गलती हुई हो, उसकी तरफ से कोई मिस्टेक हो गई हो जो ध्यान नहीं दिया उसने। तो दोनों तरफ से हो सकता है। और पेमेंट में भी कई बार हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपने ऑर्डर ले लिया और आपने पेमेंट कर दिया। अब जब आप पेमेंट करते हो तो आपका बैंक जो है ना ऑपरेट नहीं करता, हो सकता है बैंक की तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रही हो टेक्निकल। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब आप पेमेंट करते हो तो आपका पेमेंट ही नहीं गया होता है और आपको लगता है कि मेरा पेमेंट हो गया। और आपके कई बार गलती से ना आ भी जाता है मैसेज कि पेमेंट हो गया, और बैंक से गलत मैसेज आ जाता है, हाँ जी हो गया, और बैंक वाले बाद में उसको कैंसिल कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, जब कैंसिल हो जाता है तो हो सकता है आपने देखा ही ना मैसेज, और आपको लग रहा है कि सामान पहुंच जाएगा, बाद में पता चला वो सामान कैंसिल हो गया था ऑर्डर, क्योंकि बैंक ने पेमेंट ही नहीं किया था तो कंपनी ने ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया। तो ये गलती भी होती है कई बार। कई बार उनकी तरफ से होता है, लेकिन हमारे पास किसी वजह से टेक्निकल कारणों की वजह से मैसेज ही नहीं आ पाता, तो ये भी एक रीजन है। तो यहाँ पे आ गया पहले ट्रांजैक्शन रिस्क, एक ऐसा रिस्क जो ट्रांजैक्शन करने के दौरान होता है, या तो सेलर की तरफ से या बायर की तरफ से, इट कैन बी फ्रॉम एनी साइड, या फिर पेमेंट करते समय बैंक की तरफ से, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी नहीं हो, या यूं भी हो सकता है कि आपने जो है वेरीफाई ना कर रखा हो अपना अकाउंट, या होता है ना कि आप एक्टिवेट ही नहीं हो, बैंक आपका क्लोज हो रखा हुआ है, डीएक्टिवेट कर रखा है बैंक वालों ने, आपको इस बात की जानकारी नहीं है, आप पेमेंट करे जा रहे हो, आपका पैसा जा ही नहीं रहा। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। ठीक है। दूसरा आता है डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। देखिए, इसमें ये भी बहुत खतरनाक है। इसमें क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन में बी स्टोलन और मॉडिफाइड फॉर सेल्फिश मोटिव्स और फॉर फन। अब देखो, कई लोग क्या होता है ना, बड़ा मजा आता है दूसरों को तंग करके, ये देखिए ये कर रहा है ना ये काम। इसमें क्या होता है, आप बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है, और इसको अपने काम यूज के लिए कई लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, फ्रेंड सर्कल में किसी, जब हम ओपन कर रहे होते हैं ईमेल आईडी, मान लो आप अपने फ्रेंड के घर गए, आपने अपने फ्रेंड के कंप्यूटर पे वो चला रहा है, इंटरनेट चला रहा है, आपने भी फटाफट लॉग इन किया और अपने ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर दिए, या फिर अपनी जो है यूट्यूब देख लिया, अपनी ईमेल आईडी ऑन कर दिया आपने, और उसमें क्या हुआ, गलती से लॉग आउट करना भूल गए, या फिर उसमें ऑप्शन आता है क्या आप रिमेम्बर करना चाहते हैं, आपने यस कर दिया, ध्यान नहीं दिया हड़बड़ाहट में, और ऐसे में क्या हुआ, उसके तो आपके दोस्त के पास वो सेव हो जाएगा। अब आप चले जाओगे जब वहां से, तो उसके बाद उसको वो ऑपरेट करके उसको हैक कर सकता है। हैक क्या करना है, आपने खुद ही उसको जाके बता दिया, उसके कंप्यूटर पे जब आपने चला दिया तो उसके पासवर्ड तो उसमें सेव हो गया। तो बस अब वो अगली बार से वो इस्तेमाल करेगा आपकी जगह, या किसी और को बता के इस्तेमाल करवाएगा। तो ऐसे गलती हो जाती है कई बार। ठीक है। या हम कई बार किसी को बता देते हैं, या दुकान वाला देख लेता है, या हम कई बार जाते हैं इंटरनेट कैफे में, तो कैफे वाले भी कई बार जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए। ठीक है। कई बार वो लोग ऐसे भी आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं कि जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो रिकॉर्ड होता रहता है। जैसे आप देखते नहीं हो, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये देखो स्क्रीन पे ही तो आ रहा है, तो जो जो मेरे फोन में स्क्रीन पे चल रहा है वो आप भी देख रहे हो। तो हैकर्स क्या करते हैं, वो लोग एक लिंक भेज देते हैं, और लिंक भेजने से जब आप लिंक को ऑन कर लेते हो ना, तो आपको पता भी नहीं चलता है और वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो भी आप अपने कंप्यूटर पे या फोन पे कर रहे होते हो वो स्क्रीन में उसको दिख रहा होता है उस लिंक के थ्रू। वो फेसबुक से लिंक भेज देते हैं, या व्हाट्सएप से भेज देते हैं, या ऐसे कोई अननोन लिंक, इसलिए कोई भी अननोन लिंक ना ओपन नहीं करना चाहिए। अब वो फेसबुक में छिपा के भेज देते हैं, आपको कोई आर्टिकल सा होगा कोई अच्छा सा पढ़ने के लिए, चुटकुले टाइप, वहीं पे छोटा सा लिंक भेज देंगे, आपको भनक भी नहीं लगेगी, आप गलती से उसको क्लिक कर दोगे और आपको लगेगा सब नॉर्मल है, और सारी इंफॉर्मेशन वो देख रहा होगा आपकी, बस पता चल जाएगा उसको। तो ये चीजें जो है इनको बोलते हैं हम लोग डेटा स्टोरेज जो है, इसको वो लोग चोरी कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वायरस हैकिंग, ब्रांड हैकिंग। ये सारे रिस्क जो है ये ई बिजनेस में होते हैं। अब देखो वायरस क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, कोई बच्चा वायरस क्या होता है, कौन बता रहा है? किसी बच्चे को पता है वायरस? वायरस के बारे में तो खूब जानते हो आप, कंप्यूटर में वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस लगा रखा होगा आपने। मेरी आवाज आ रही है क्या, पहले तो ये बताओ। कोई जवाब ही नहीं आ रहा यस है। सर। हाँ सर वायरस क्या, यस सर। हाँ वायरस क्या होता है बेटा, जितना भी पता है बताओ।
थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी पता चलेगा। आपको क्या लगता है वायरस क्या होता है? जितना भी आपको आइडिया बता सकते हो, क्लास में जब तक डिस्कस नहीं होगा आएगा कैसे? गलत होगा तो कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। हाँ बताइए बेटा, जिस बच्चे ने हाँ बोलो। सर अनवांटेड डेटा जो आपके कंप्यूटर या फोन की स्पीड लो कर दे और डेटा मतलब फंक्शनिंग में प्रॉब्लम करे। ठीक है, वेरी गुड। मतलब एकदम टेक्निकल बताया आपने कि ये एक अनवांटेड डेटा है जो हमारे कंप्यूटर को स्लो कर दे और जो हमारे डेटा को मतलब इंफॉर्मेशन को मिसलीड करे। ठीक है, एकदम सही है। लेकिन बेटा टेक्निकल वाला तो हमने भी पढ़ा हुआ है, अब इसमें क्या है, मतलब कोई साधारण भाषा में समझाओ ना। क्या नाम है आपका? सर गौरी। हाँ, गौरी भारद्वाज। ठीक है, चलो यस सर। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। आपका आंसर एकदम सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वायरस को बोलते हैं वाइटल रिसोर्स अंडर सीज। इसका फुल नेम है VIRUS। वायरस जो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। इसमें क्या होता है, देखो मैं बहुत सिंपल भाषा में इसको समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए, वायरस कोई गलत चीज नहीं है। वायरस दरअसल एक कमांड है जो कंप्यूटर को कमांड करता है, लेकिन कंप्यूटर को ना ये उल्टा कमांड करता है। जैसे मान लो आपने एक वायरस बनाया, तो ये एक प्रोग्राम है, आप घर बैठ के ये प्रोग्राम बना सकते हो। अब आपने क्या किया, प्रोग्राम में एक मतलब आपने कमांड डाल दिया कि 3 मिनट के बाद कंप्यूटर अपने आप शट डाउन हो जाए। अब क्या होगा, जब ये वायरस आपके कंप्यूटर में चला जाएगा तो कंप्यूटर को ना कमांड करेगा, कंप्यूटर को कमांड करेगा कि भाई 3 मिनट हो गया, अब तू बंद हो जा। तो कंप्यूटर कहेगा अच्छा ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। देखो कंप्यूटर क्या करता है, कमांड को फॉलो करता है। कंप्यूटर कहेगा अच्छा ठीक है 3 मिनट हो गया, शट डाउन हो जा भाई। तो उसमें आपने कोई भी प्रोग्राम चल रहा होगा, मान लो आप कोई वर्ड में कोई टाइप कर रहे हो, कोई लेटर लिख रहे हो या कोई भी नोट्स बना रहे हो, अपने आप कंप्यूटर भाई साहब बंद हो जाएंगे, जाओ भाई हो गया काम। अब आप एकदम टेंशन में आ जाओगे, ये क्या हुआ, कंप्यूटर अपने आप कैसे बंद हो रहा है। अच्छा, अब कई जो है बदमाश भी होते हैं, अब वो क्या करते हैं, कमांड देखो किस तरह से दे, जो भी आप लिख रहे हो उसके ना बीच बीच में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, या जो भी आप लिख रहे हो उसमें एक सेंटेंस उड़ जाए अपने आप, तो आप टेंशन में आ जाओगे। आप पता चला आपने कोई बहुत ही मेहनत करके नोट्स बनाए, या फिर जैसे मैं मान लो पढ़ाने के लिए मैं इतना सारा टाइप करके रखा हुआ हूँ और स्लाइड बना के रख लिया, पता चला उसमें गलत वायरस आया हुआ है। वायरस में ये है कि स्लाइड ना दो दो तीन तीन करके उड़ जाए एक एक। अब क्या होगा, जैसे ही मैं पढ़ाने बैठूंगा मैं देखूंगा स्लाइड, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ दूसरा, तीसरा वाला गायब हो रखा है। अब मेरी एकदम अचानक की हालत खराब हो जाएगी, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो ये इस तरह के वो मजे लेने के लिए वही तंग हो सामने वाला। तो वायरस यही है, वायरस एक ऐसा कमांड है जो गलत कमांड करता है, कंप्यूटर नेगेटिव कमांड देता है उल्टा सीधा। मतलब अपने आप बंद हो जाए, ये उल्टा नहीं है भाई, कंप्यूटर चला रखा है तो अपने आप क्यों बंद हो जाएगा जब तक हम कमांड नहीं देंगे। तो अंदर से कमांड देता है कि बंद हो जा। कभी बोलेगा ये वाली फाइल उठा के डिलीट मार देगा, तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर में फाइल डिलीट। अच्छा, आपको पता है कि जो सी ड्राइव होती है उसमें जो है प्रोग्राम्स होते हैं, तो जो गलत जो बना के रखते हैं ना वायरस, वो लोग क्या करते हैं, कमांड दे देते हैं कि सी ड्राइव की कोई एक फाइल रोज उड़ेगी, हर 2 घंटे या 4 घंटे या 10 घंटे में एक फाइल उड़ जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी सी ड्राइव की फाइल उड़ती जाएगी, आपके जो प्रोग्राम है वो करप्ट हो जाएगा। तो आप जैसे ही चलाओगे कंप्यूटर, वो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। तो आप एकदम टेंशन में आ जाओगे, भाई मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, चल क्यों नहीं। कंप्यूटर खराब नहीं है, जो कंप्यूटर को रन करने वाला प्रोग्राम है जो कि सी ड्राइव में है, उसके फाइल उड़े जा रहे हैं। तो फाइल उड़ेगा तो कंप्यूटर तो बिल्कुल सही फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई उसको उल्टा पट्टी पढ़ा है, उल्टा सीधा कोई उसे बता रहा है कि तू ऐसा कर। तो यही गौरी समझ में आ गया। यस सर। तो वायरस क्या है, एक ऐसा कमांड जो कि कंप्यूटर को गलत कमांड करता है कि तू ऐसा कर। अच्छा, कंप्यूटर बड़े ईमानदारी से अपना काम करता है। ह्यूमन बीइंग और आदमी में यही तो फर्क है। हम लोग जो है अकलमंद है, देखो कंप्यूटर भी अकलमंद है, लेकिन वो दूसरे के कमांड को मानता है, बस सीधी सी बात है। अब जो एंटीवायरस वाले हैं वो क्या करते हैं, एंटीवायरस वाले थोड़े अच्छे लोग हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई जो गलत कमांड है ये क्यों क्यों आई है, ये तो गलत है। तो वो उसको बोल कंप्यूटर को दोबारा कमांड करते हैं कि जो गलत कमांड आ रही है तेरे पास वो तू ले ही मत। तो गलत कमांड वो लेगा ही नहीं। तो इसीलिए जब देखोगे, जब आप कभी भी माइक्रो जब आप कंप्यूटर चलाते हो, तो जो आप विंडो यूज करते हो, अगर आपके पास ओरिजिनल विंडो है तो उसमें आप देखोगे बहुत कम है चांस क्या
वॉल होती है, वो वॉल उसको रोक देती है और वायरस नहीं जाने देती। आपको एंटीवायरस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बच्चा है जो ओरिजिनल विंडो चला रहा हो या जिसके पापा मम्मी चलाते हो अपनी क्लास में? बहुत बच्चे होंगे। यस सर। हाँ, तो बेटा एंटीवायरस की आपने डाल रखा है कंप्यूटर में या जरूरत नहीं है? नो सर, नहीं डाला अगर हुआ है। आप, हाँ, क्योंकि जरूरत नहीं है, वैसे कई लोग डाल देते हैं, बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपको जरूरत ही नहीं है। आप खाली अपडेट करते रहो बस कंप्यूटर को, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपके ना उसमें फायरवॉल होगा, और कोई भी गलत वायरस आएगा ना आपके कंप्यूटर में तो वो पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और उस दीवार से टकरा के मर जाएगा वो। मतलब कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें ये चीज पहले ही कमांड कर दी जाती है कि कोई भी नेगेटिव चीज आएगी तो उसको तू मान ही मत। तो वो कंप्यूटर मानने से मना कर देता है, तो कंप्यूटर बच जाता है, करप्ट नहीं होता। और जो हम लोग विंडो चलाते हैं, कई बच्चे क्या है, अब भाई देखो आपको पता है ओरिजिनल विंडो लेने में ही 15,000 18,000 लग जाता है। आप ओरिजिनल विंडो खरीदोगे ना तो 15 से 20 हजार तो आपके खर्चे लग जाते हैं ओरिजिनल विंडो लेने में, और कंप्यूटर जो लोगे वो अलग। तो और दूसरा वाला अगर आप लोगे तो कोई दोस्त से आप ओरिजिनल उसका ले सकते हो 100 रुपए 200 रुपए में। तो आप फिर, कई इंडिया के अंदर बहुत कम लोग ओरिजिनल रखते हैं, सिर्फ वही लोग रखते हैं जो कंपनियों में काम करते हैं या जिनका कंप्यूटर पे ज्यादा काम है। और मेरे जैसे और आपके जैसे, और स्कूल में आप देखते हो जो हम लोग चलाते हैं, वो ओरिजिनल तो रहता नहीं है, लोकल ही रहता है, मतलब ऐसे ही रहता है। जैसे मान लो किसी बच्चे के पास ओरिजिनल है तो उसी की कॉपी करके और उसी को ऑपरेट कर देते हैं, तो उसमें ओरिजिनल की एक ही बार डलती है। तो आप मार्केट में सर ओरिजिनल लोगे। हाँ सर इसमें क्या फर्क है ओरिजिनल और ये बेटा, अगर आप फेक? ओरिजिनल, देखो फेक वाला जैसे मान लो आपने ओरिजिनल विंडो लिया, तो ओरिजिनल विंडो आपको डिपेंड करता है कौन सा विंडो ले रही हो। अब जैसे मान लो आप कोई भी विंडो 7 ले लिया आपने, तो ओरिजिनल लोगी ना तो कंपनी की तरफ से मिलेगा और वन टाइम पासवर्ड होता है उसमें। जैसे ही आप पहली बार अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगी तो सिर्फ एक ही बार इंस्टॉल होगा और सिर्फ उसी कंप्यूटर में होगा। उसके बाद उसकी डुप्लीकेट कॉपी आप कॉपी करके और दूसरे कंप्यूटर में डाल सकती हो। लेकिन उसकी जो की मिलेगी ना आपको, पहली बार जब की मिलती है तो वो की एक ही कंप्यूटर पे काम करती है या दो कंप्यूटर पे भी कर सकती है। अगर वो मार्केट में जिस तरह का आप खरीदोगी वैसा मिल जाता है। कई बार दो दो तीन तीन की होती है, मतलब 2 या 3 कंप्यूटर पे भी काम करती है, तो उसके चार्जेस डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं। अगर मान लो आपकी की एक ही कंप्यूटर पे चलने वाली खरीदी आपने, तो वो जैसे ही आप अपने एक कंप्यूटर पे डालोगी दूसरे कंप्यूटर पे वो काम नहीं करेगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी। चल तो जाएगी, ओरिजिनल भी होगी, लेकिन वो ओरिजिनल की तरह काम नहीं करेगी। और सर कई बार यूं भी होता है कि विंडो ही खराब हो जाता है, कंप्यूटर चलता नहीं है, तो ये फेक में वो ये जो दूसरी बिल्कुल होती है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल फेक होती है वो अपडेट नहीं। देखो, अगर आप फेक वाली चलाओगी, फेक का मतलब ये है कि आपने एक बार उसको इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद वो यूजलेस है। हम लोग क्या करते हैं और दुकान वाले क्या करते हैं, जो एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं ना, अब क्योंकि वो विंडो तो ओरिजिनल थी तो उसी को कॉपी करके और दूसरे लोगों के कंप्यूटर में डालते रहते हैं। अब एक बार उसमें तो रूल है, एक बार हो गई हो गई, अब वो बेकार है, वैसे यूजलेस है, वो किसी काम की नहीं। तो आपने दूसरे में डाला, अब वो की मांगती है, तो बिना की के भी चल जाता है, लेकिन वो कंप्यूटर जो है वो किसी काम की नहीं होती। देखो कंपनी अब फ्री में तो बना के देगी नहीं, ऐसे तो कंपनी ने और अरबों रुपए लगाए होते हैं विंडो बनाने में, और विंडो बना के दूसरों को फ्री में बांटेंगे तो उनको फायदा क्या होगा? तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि जब आप नकली वाला चलाते हो, जैसे जनरली हम लोग जो चलाते हैं, तो जैसे ही आप इसको अपडेट करोगे या फिर इसको इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तो वो लोग पैच भेज देते हैं। एक पैच कंपनी के पास चला जाता है और कंपनी वालों को पता चल जाता है। जैसे कई बार आपके आता होगा कि एक प्रॉब्लम है, इसको सही करो, तो कभी भी रिपेयर करने के लिए मत मांगना ऑनलाइन, क्योंकि उनके पास एक पैच चला जाएगा। पैच चला जाएगा तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब उनके पास चला जाएगा इन्फॉर्मेशन, तो वो लोग एक पैच भेज देते हैं ऑनलाइन। आपको भनक भी नहीं लगेगी, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चला जाता है आपके कंप्यूटर में, और वो कंप्यूटर को धीरे धीरे आपकी विंडो को कम करता रहेगा, कमजोर करता रहेगा। तो स्लो रन करेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वो करप्ट हो जाएगी। उसमें हैकिंग भी हो सकती है, उसमें चोरी चकारी भी हो जाए, मतलब बहुत बेकार होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में लोग चला रहे हैं। आ गया समझ में? यस सर। लैपटॉप में जो पहले से जो विंडो रहता है वो तो सही रहता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो ओरिजिनल रहता है बेटा, वो कंपनी बना के देती है ना उसे। इसीलिए आपने देखा होगा वो अपडेट करने पे एकदम सही चलता है उसमें, ठीक है? उसको आप अपडेट करोगे ना तो जो जो कोई कमियां होती है, जैसे क्या है,
हैकर दिन भर कोई ना कोई नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, तो कंपनी भी बिठा के रखती है दूसरे हैकरों को। एक अच्छे हैकर होते हैं और एक अनएथिकल हैकर होते हैं, एक एथिकल हैकर होते हैं। अच्छे वाले जो हैकर होते हैं उनसे बोलती है कंपनी, चल भाई तू अच्छा काम कर, शाबाश, पैसे देंगे हम तेरे को। अच्छा देखो, बड़ी बड़ी जो कंपनी है जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये लोगों ने तो सीधा बोल रखा है कि हमारी साइट को हैक करो और हम आपको करोड़ों रुपए देंगे। ओपन चैलेंज है, हमारी साइट में कोई कमी निकालो और हम आपको पैसा देंगे। एथिकल हैकरों को बोल रखा है। तो एथिकल हैकर कमी बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करने पे आपकी साइट चोरी हो सकती है, वो उसको शाबाशी देते हैं, बहुत बढ़िया शाबाश। अब इसका तरीका क्या है, वो बताता है भाई ऐसे ऐसे करो, या अपने एक्सपर्ट्स को बोलते हैं भाई इसमें कमी है, इसको सही करो, और उसको इनाम दे देते हैं, ले जाओ भाई इनाम ले जाओ। तो ये अच्छी चीज है, कंपनियां हमेशा अपना सुधार करती है और फिर एक नया अपडेट ला देती है। तो आप अगर ओरिजिनल आपके पास विंडो होगी तो जैसे ही आप अपडेट करोगे तो वो वाली कमी आपकी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे होता है। तो आ गया समझ में बेटा सबको, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, ये एक दूसरे तरह का रिस्क है जिसके अंदर आपके डेटा को चोरी किया जाता है। ट्रांसमिशन जो है इसमें रिस्क रहता है। वायरस मैंने बता दिया, एक ऐसा तरीका है जिसमें दूसरा आदमी आपसे चोरी कर लेता है इंफॉर्मेशन को। हैकिंग, हैकिंग में क्या होता है, हैक कर लेते हैं, कहीं दूसरी जगह बैठे बैठे आपकी सारी इंफॉर्मेशन को निकाल लेगा और मिसयूज करेगा। ब्रांड हैकिंग, ये भी एक तरीका होता है। अलग अलग तरीके के रिस्क हैं, आप इसको डिटेल में नेट पे भी पढ़ लीजिएगा। ये क्या होता है, ये तरीका होता है जिसमें हमारे डेटा को वो लोग चोरी कर लेते हैं और उसको मिसयूज करते हैं। वायरस के बारे में मैंने बता दिया। अगले में वायरस वही है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये एक तरह का अटैक है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को अटैक करता है, डिस्ट्रॉय करता है और आपके डेटा को करप्ट कर देता है, डेटा को तहस नहस कर देगा। पता चला, जैसे मान लो आपके सबके मार्क्स मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, अब मान लो मेरे कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, वायरस आते के साथ ही क्या होगा, वो सीधा जैसे मान लो साक्षी के मार्क्स है ना, तो साक्षी शर्मा के मार्क्स ले जाके तमन्ना वाले मार्क्स में डाल देगा, तमन्ना के अकाउंट्स के मार्क्स साक्षी में रख देगा, ठीक है, नाम में स्पेलिंग इधर उधर कर देगा, ऐसे कर देगा। फिर मैं तंग हो जाऊंगा लास्ट में, भाई ये क्या हो गया, सबके मार्क्स इधर झगड़ा हो जाएगा, फिर सब बच्चे बोलेंगे सर ये तो मेरा मार्क्स है ही नहीं, और मुझे टेंशन होगी और हैकर को मजा आएगा भाई तंग करके कि बहुत बढ़िया, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो यही है हैकर, ये क्या करते हैं, वायरस यही है, गलत कमांड करता है और फिर उसको अच्छा लगता है। तो जो भी गंदे लोग होते हैं, देखो हर तरह के लोग हैं ना, तो कई लोगों को मजा आता है दूसरों को तंग करने में। क्लास में भी देखा होगा, कई बच्चे दूसरे को तंग करके बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो यही है, ये वायरस जो बनाते हैं वो इसी तरह के लोग हैं, इनको दूसरों को तंग करके बड़ा सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। आ गया समझ में? यस यस सर। हाँ। तीसरा आता है हैकिंग, वो मैं सब एक एक करके थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इट रिफर्स टू अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू वेबसाइट। इसमें क्या है, एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ई ट्रांजैक्शन बता रहे थे ना। बेटा मैं ये ई ट्रांजैक्शन में क्या क्या रिस्क है ये बता रहा हूँ, और इसकी सेफ्टी करना हम पढ़ेंगे बाद में, कैसे सेफ किया जा सकता है। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि ई ट्रांजैक्शन में रिस्क क्या है। फिलहाल फिलहाल तो हम रिस्क ही पढ़ रहे हैं कि भाई ट्रांजैक्शन, ये वाले रिस्क पढ़े ना हमने, ये देखो दो पढ़ लिए, एक तो ट्रांजैक्शन में रिस्क होता है और एक डेटा स्टोरेज में रिस्क होता है। इसके हम उपाय बाद में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसको सिक्योर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये रिस्क है ई ट्रांजैक्शन के। अब देखो हैकिंग में देख लो, हैकिंग में क्या है बेटा, यहाँ पे इट रिफर्स टू अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू वेबसाइट। कोई दूसरा बंदा जिसको हमने ऑर्डर नहीं दे रखा, वो बैठ के आराम से हमारे डेटा को चला रहा है। कैसे चला रहा है, इसको पासवर्ड पता चल गया है भाई साहब, पासवर्ड पता चल गया, देखो आराम से अपना दूसरे का अकाउंट चला रहा है और इसको कोई टेंशन नहीं है, उसको भयंकर नुकसान पहुंचाएगा ये। देख रहे हो ना, ये आराम से अपना मुंह ओढ़ के बैठा हुआ है। अब इसके पैसे गए, जिसका भी अकाउंट ये चला रहा है लाखों रुपए साफ साफ कर देगा। तो हैकिंग क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू द वेबसाइट। जब कोई दूसरा आदमी दूसरे की वेबसाइट में जाके, और अनऑथराइज्ड आदमी हो, जिसको अथॉरिटी नहीं हो, जिसको पावर नहीं दे रखी है, फिर भी चला रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हैकिंग कर। फिर आता है क्रिप्टोग्राफी एंड साइफर टेक्स्ट। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सेफ्टी के तरीके हैं बेटा। इसमें क्या कहते हैं, इट इज एन एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट। साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, ये एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने लिखा आर यू रेडी, मेरा पासवर्ड है आर यू रेडी, मान लो कि ये मेरा पासवर्ड है आर यू रेडी। अब क्या होगा,
ये ना कंप्यूटर क्या करेगा, ये पासवर्ड को एक जगह, ये पासवर्ड जाके स्टोर होता है। देखो कोई भी वेबसाइट में जब आप पासवर्ड सेव करते हो तो कंपनी क्या करती है, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। अब देखो आर यू रेडी को उसने क्या किया, DUHBRX UDDG ये ऐसे करके कर दिया इसने, मतलब आड़ा तिरछा कुछ भी उठा के फेंक देगी। अब आर ये यू रेडी में तो H नहीं, क्या H तो है ही नहीं सर आर यू रेडी में। बेटा, वही तो मैं कह रहा हूँ, साइफर टेक्स्ट में एकदम उल्टा कर देगी। मतलब कोई कोई लॉजिक नहीं रहेगा, कुछ भी कर सकती है। मतलब लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है, इनफैक्ट पैटर्न भी चेंज कर सकती है। हो सकता है ये 3 लेटर है तो इसको 50 लेटर में कन्वर्ट कर दे, मतलब कुछ उल्टा करती है, मतलब जिसको कोई रीड नहीं कर सकता, एकदम आड़ा तिरछा कर देगी। ठीक है, लेटर को चेंज कर देगी, कन्वर्ट कर देगी, मतलब जे की जगह एम लिख देगी, आई वाले को ओ मानेगी, इस तरह से चलेगा। जिससे कि अगर मान लो वेब, देखो एक चीज बताओ मुझे, वेबसाइट जो होती है वहां पे पासवर्ड तो सेफ रहता होगा, तो जो वहां का एम्प्लॉय चला रहा होगा उसको तो ये दिखेगा ना, ये वाला पासवर्ड है आपका। तो मान लो अगर उसको पता भी चल जाए तो वो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ले भाई कर ले। जैसे ही वो ये वाला पासवर्ड डालेगा, ये कंप्यूटर मानेगा ही नहीं, बोलेगा, कंप्यूटर बोलेगा ये कौन सा पासवर्ड है, ये तो मेरे पास है ही नहीं। तो कंप्यूटर क्या करता है, ये वाले पासवर्ड को इसमें कन्वर्ट कर देता है। और आप जब ये वाला पासवर्ड डालोगे ना तो कंप्यूटर को लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी। कंप्यूटर आर यू रेडी वाला ही लैंग्वेज समझेगा, लेकिन जहां पे उसकी रिकॉर्डिंग होगी पासवर्ड की, जहां पे उसने डेटा को सेव किया होगा, वहां पे उल्टा सेव करेगा, जो सामने वाले को समझ में ही नहीं आए। तो हैकर क्या करते हैं जीमेल बेटा, भी वैसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक बात बताओ, अगर आप पासवर्ड सेव कर रहे हो और जहां पे भी पासवर्ड का सेव जाता होगा कहीं, तो कंपनी के पास रिकॉर्ड रहता होगा, तो जो उसको एक्सेस करता होगा, मान लो कंपनी का ओनर है, तो कंपनी के ओनर के पास तो सबका पासवर्ड चला जाएगा। तो इसीलिए उसमें जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है, क्रिप्ट मतलब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें दूसरे को पता ही नहीं चलेगा, भनक ही नहीं लगेगी। और फिर वो ले भाई, तू पासवर्ड उसको बता भी दोगे ना कि ये ले भाई तब मेरा तब तो कोई पासवर्ड है। टेंशन वाली बात नहीं है, तो हो टेंशन गया। वाली बात है ना बेटा, टेंशन वाली बात है, पता है क्या। देखो जो हैकर होते हैं ना, उनको बस ये चाहिए होता है। देखो बड़े बदमाश होते हैं, जैसे देखो ये DUH है, तो वो उनके पास सॉफ्टवेयर होता है DUH। अब ये DUH कौन कौन कब कब आ रहा है, उनके पास करोड़ों ग्राफ आ जाते हैं, करोड़ों पासवर्ड चोरी करके रखते हैं वो लोग। अब जहां पे भी देखेंगे DUH कॉम्बिनेशन करके, उनका प्रोबेबिलिटी लगा के देखेंगे, अच्छा DUH का मतलब आर हो गया, ARE। ठीक है भाई, लगा के देखो। तो ऐसे कर करके वो तुक्के लगाते हैं, दिन रात यही काम करते हैं। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे पासवर्ड बनाते हैं, और कैसे जो है चोरी चकारी करने वाले लोग हैं, और हम कैसे बच सकते हैं। इसमें मैं तो कोशिश करूंगा थोड़ा और बना दें। ऐसे हमारे टॉपिक में डिटेल में नहीं है बेटा, ये कंप्यूटर का जो एक्सपर्ट होते हैं वही यस थोड़ा सर। हेल्प करेंगे। लेकिन जितना भी मेरे को पता है मैं थोड़ा वो कोशिश करूंगा, बताऊंगा अगली क्लास में। ये बहुत थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बुक में लेकिन सर मैं इतना आगे तक है ही नहीं, क्या, इतना सारा। सर हाँ बुक तो में तो खाली कोई बात नहीं वो बेटा, सीखने में कोई बेनिफिट्स। बुराई थोड़ी ना है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगली बार मैं आपको ये बताऊंगा एनक्रिप्टेड और ये सब क्या होता है, थोड़ा बहुत और आपको डिटेल पता चल जाएगी तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, मैं इसमें एक दो चीजें ऐड करके सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास सभा समाप्त। ठीक है, अब दीपावली बढ़िया से मनाना, और ये अपना देसी सामान खरीदना, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, चाइना वाइना के सामान मत खरीद लेना गलती से, और किसी ने लड़ी उड़ी लगा रखी है तो उजाड़ पुजाड़ दो। ठीक है, लीव करो अब।